एक खतरनाक वायरस जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसके केसेस अभी तक 116 देशों में देखे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। जस्ट कुछ ही दिन पहले WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने ये अनाउंस किया कि एक खतरनाक वायरस जिसका नाम एमपॉक्स बताया जा रहा है, अब तक जो केवल साउथ अफ्रीका के सिर्फ एक देश को इफेक्ट कर रहा था, अब इसके केसेस पूरी दुनिया में दिखने शुरू हो गए हैं। WHO ने इस मामले पर अलर्ट डिक्लेयर करते हुए ये कहा कि अगर इस वायरस को जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो ये दुनिया का अगला सबसे बड़ा पैंडेमिक का कारण बन सकता है। ये डेडली वायरस, जिसके वीक वर्जन ने 2022 में पूरी दुनिया में फैलने की कोशिश की थी, हाल ही में इसका एक और वर्जन आ चुका है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। ये इतना पावरफुल है कि कुछ ही महीनों में इसने सेंट्रल अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से निकलकर अफ्रीका के 12 देशों में फैल चुका है और साथ ही यूरोप में स्वीडन और सऊदी अरेबिया के साथ साथ ईस्ट एशिया के फिलीपींस तक भी पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वायरस कोविड से लगभग 7 गुना ज़्यादा डेडली है। मगर अब सवाल आता है कि ये वायरस केवल एक देश से पूरी दुनिया में फैला कैसे? क्या कोविड की तरह इसके साथ भी किसी ने छेड़खानी की है जिससे ये और भी ज़्यादा जानलेवा बन गया? क्या हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन मौजूद भी है या नहीं? या फिर इस बार भी हम पिछले बार की तरह ही हेल्पलेस होकर 2 साल के लॉकडाउन में धकेले जाएंगे? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये कहानी शुरू होती है 1958 में, जब डेनमार्क के कुछ साइंटिस्ट ने अपने पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए सिंगापुर से कुछ मैकैक बंदरों को इंपोर्ट करती है। मगर उनमें से एक बंदर कुछ वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखा रहा था, लाइक तेज बुखार, मसल पेन वगैरह। और जब साइंटिस्ट ने उस बंदर पर टेस्ट किया तो उन्हें मिला एक नया किस्म का पॉक्स वायरस, और यहीं से उस वायरस का पहली बार पता चला और इसी वजह से इस वायरस का नाम रखा गया एमपॉक्स वायरस, मतलब मंकी पॉक्स वायरस। मगर 1958 से इतने सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि ये वायरस इतना खतरनाक रूप ले लिया? और इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये वायरस बंदरों से इंसानों तक आया कैसे? इस एमपॉक्स वायरस का पहला शिकार था अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहने वाला एक 9 साल का गरीब ट्राइबल बच्चा, जिसका पूरा कबीला एमपॉक्स इन्फेक्टेड बंदरों से काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में था। और यही से उस वायरस को मौका मिल गया था ह्यूमंस के अंदर इंटर करने का, और वो वायरस ह्यूमंस के अंदर जाकर उसे इन्फेक्ट करने के हिसाब से खुद को म्यूटेट करने लगे, और उसमें से एक म्यूटेशन इतना परफेक्ट बैठा कि उसने उस बच्चे की जान ले ली। मगर ये तो बस एक शुरुआत था। इस इवेंट के बाद ये वायरस 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1, जिसे कॉन्गो बेसिन क्लेड भी कहते हैं, जो सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही कॉन्सेंट्रेटेड था। मगर क्लेड 2, जिसे वेस्ट अफ्रीकन क्लेड भी कहते हैं, ये वेस्ट अफ्रीकन देशों में बहुत तेज़ी से फैलने लगा। मगर इन दोनों वर्जन्स में ज़्यादा डेंजरस कौन सा है, क्लेड 1 या क्लेड 2? फर्स्टली, क्लेड 1 क्लेड 2 के मुकाबले ज़्यादा सिम्टम्स दिखाता है, और इसी वजह से क्लेड 1 से इन्फेक्टेड पर्सन को बहुत ईजीली पकड़ा जा सकता है। मगर क्लेड 2 काफ़ी माइनर सिम्टम्स दिखाता है, और इससे इन्फेक्टेड लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है, और इससे इन्फेक्टेड लोग काफ़ी इजीली बॉर्डर क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए क्लेड 2 ऑलमोस्ट 116 देशों में फैल चुका है। मगर ज़्यादा फैलने का ये मतलब नहीं है कि ये ज़्यादा खतरनाक है। इतने सालों से लगातार सफ़र करने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम भी उससे लड़ने के कैपेबल बन चुका है। हमें मेन खतरा इस क्लेड 1 वायरस से है, क्योंकि ये क्लेड 2 से ज़्यादा पावरफुल है, और अभी तक हमारा ह्यूमन बॉडी इससे लड़ने के कैपेबल नहीं बना है। अगर क्लेड 2 का केस फैटिलिटी रेट देखें तो हमें साफ साफ पता चलता है कि क्लेड 2 से मरने वाले लोगों का परसेंटेज सिर्फ 1% है। मगर ऑन दी अदर हैंड क्लेड 1 से मरने वाले लोगों की परसेंटेज 10% है, और ये और भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हर 10 में से एक इंसान जो इससे इन्फेक्टेड हुआ है, उसका मरना फिक्स्ड है।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यही क्लेड 1 अब कॉन्गो से बाहर निकलकर अफ्रीका और यूरोप के साथ साथ एशिया तक भी पहुंच चुका है। मगर इंडिया का क्या हम लोग सेफ है? और इसका जवाब क्लियरली है नहीं। सिर्फ साउथ अफ्रीका ही नहीं, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ भी ऑलरेडी इस वायरस का शिकार हो चुका है और इंडिया से हर साल करोड़ों लोग फॉरेन टूर करते हैं और ये वायरस किसी में भी हो सकता है। इस वायरस को फैलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये वायरस फिजिकल कांटेक्ट से फैलती है। मतलब अगर आपने किसी ऐसे चीज़ को छू लिया जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने पहले टच किया हो, या फिर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठे हैं जिस पर पहले कोई इन्फेक्टेड इंसान बैठ चुका है, तो आप इससे इन्फेक्टेड हो सकते हो। जिस कैटेगरी से ये वायरस बिलोंग करता है, इसे अगर डार्क, कोल्ड और लो ह्यूमिडिटी वाला एरिया मिलता है तो ये उसमें 15 दिनों से भी ज़्यादा दिनों तक सरवाइव कर सकता है। और इंडिया में कितने सारे लोग इतनी भीड़ वाले जगह में ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हर रोज़ यूज़ करते हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर किसी एक में भी अगर ये वायरस हुआ तो वो पूरे कंट्री को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। इसके सिम्टम्स एक नॉर्मल वायरस की तरह ही होते हैं, जैसे कि फीवर, वीकनेस, हेडेक, थकान और गले में सूजन और कफ। मगर एक सिम्टम जो केवल इसी वायरस में दिखते हैं वो है लिम्फ नोड्स, जो आपके जॉ के नीचे गले में बनते हैं और एक गांठ की तरह दिखते हैं। लास्टली एक गुड न्यूज़ भी है। करेंटली इस वायरस से डील करने के लिए काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, कॉल्ड NVA-BN, और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बायरिया नॉर्डिक अफ्रीका को 2.15 लाख डोजेज डोनेट भी करने वाली है। मगर मेरा आपसे सलाह यही होगा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ऑल द बेस्ट।